पाओ जो चैप्टर है कि मोहनजोदाड़ो में जब हमारे लेखक या पर्यटक वाले गए थे तो पहले ही उन्होंने सबसे पहले मोहनजोदाड़ो का जो बौद्ध स्तूप है वहाँ पे जाने के लिए गवेषणा की और फिर देखा कि उसको क्या कहा जाता था, गढ़ कहते थे। मोहनजोदाड़ो के बारे में हम इतना तक पढ़े थे हम लोग। उसके बाद देखो क्या होता है, सभी अहम और अब दुनिया भर में प्रसिद्ध इमारतों के खंडहर चबूतरे के पीछे यानी पश्चिम में है। अहम मतलब है ना सभी अहम, अहंकार जो है, और दुनिया भर में जब प्रसिद्ध अहम, यहाँ पे अहंकार इसलिए है क्योंकि वो बहुत पुराना है और प्रसिद्ध है, तो इसलिए बोला गया कि ये जो इमारत है उसको कहाँ पे है, ये सब, ये जो चतुर्वेद है, ये जो खंडहर है, ये सब पश्चिम में है। इनमें प्रशासनिक इमारतें, सभा भवन, ज्ञानशाला और कोठार है। यहाँ पे क्या क्या है, सभा भी है उस जगह पे जो हमारा बुद्ध स्तूप है, वहाँ पे भवन है, ज्ञानशाला है और कोठार भी है। वो आनुष्ठानिक महाकुंज भी जो सिंधु घाटी सभ्यता के अद्वितीय वास्तु कौशल को स्थापित करने के लिए अकेला ही काफी माना जाता है। हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे जो मोहनजोदाड़ो है वो सिंधु नदी के तट पर स्थापित थे, तो बोला कि वहाँ पे जो वास्तु कौशल आदित्व यानी जो अतुलनीय है, किसी से तुलना नहीं किया जा सकता है, ऐसा चीज है जो सिंधु घाटी की सभ्यता को लेकर चलती थी और वो ऐसा एक सभ्यता है जो अकेला ही बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, असल में यहाँ यही एक निर्माण है जो अपने मूल स्वरूप के बहुत नजदीक बचा रह सका है। क्या बोले हैं कि ये जो निर्माण है, ये जो हमारे जो वास्तु स्तूप हम लोगों ने देखा या फिर बहुत इमारत है जो हम लोगों ने देखा, ये एक वो ऐसा एक निर्माण है जिसमें मूल स्वरूप, जो मूल भीत होता है, अभी क्या रहा है, जो प्राकृतिक विपर्य हो रहा है दिन ब दिन, उससे हमारा जो असल का जो त्वचा है या फिर असल जो भीत है वो नष्ट हो जा रहा है। लेकिन मोहनजोदाड़ो में अगर हम जाते हैं तो असल में मोहनजोदाड़ो क्या है या फिर उसका जो निर्माण है उसके बारे में हमें मौलिक तर से, यानी ये दूसरी कहानियां नहीं है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे कहानियां हम जानते हैं जो कि हम सुनते आ रहे हैं लेकिन उसका कुछ प्रमाण या दलील नहीं है। लेकिन मोहनजोदाड़ो क्या है, उसका प्रमाण भी है, दलील है, और ये जो उन लोगों ने खुद से बनाया है, ये इमारत, ये जो स्तूप, ये सब बनाए, ये खुद से बनाया है और ये पूरी अद्वितीय, किसी से तुलना करके नहीं, खुद से विचारों से बनाया है, इसका हमें उदाहरण या स्वरूप मिलते हैं। बाकी इमारतें इतनी उजरी हुई है कि कल्पना और बरामद चीजों के जोर से उनके उपयोग का अंदाजा भर लगाया जा सकता है। फिर बाकी जो, और यहाँ पे ये ऐसा नहीं था कि एक इमारत है, दो इमारत है, बहुत सारी इमारतें थे जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते कि ऐसे भी इमारतें बनाया जा सकता है। ठीक है, जो इसका उपयोग है, कैसे बनाया, उसका जो सृष्टि है वो अभी के लिए वो कल्पना ही है। नजर नियोजन की मोहनजोदाड़ो अनूठी मिसाल है। हाँ, ऑब्वियसली मिसाल होगा क्योंकि हम लोगों ने देखा कि उसका जो निर्माण है, एक तो वो दुनिया का सबसे पहला सभ्यता है और सबसे बड़ी सभ्यता है, नंबर 1। नंबर 2, वे घाटी के, सिंधु घाटी के सामने उसका सभ्यता है और वे ऐसे चीजें बनाए, उन लोगों ने ऐसा निर्माण किए हैं जो किसी से भी नहीं मिलता और वो अभी भी उसका जो प्रमाण, दलील, सब कुछ अभी भी मौजूद है, वहाँ पर भी हम अभी भी जा सकते हैं। तो इसलिए बोला है कि ये जो अनूठी मिसाल है एक्चुअली मोहनजोदाड़ो का जो नियोजन है, जो उत्पादन उन लोगों ने क्या किया था, प्रयोग किए थे। इस कथन का मतलब आप बड़े चबूतरे से नीचे की तरफ देखते हुए सहज ही भाप सकते हैं। इसका मतलब है, ये जो बोल रहे हैं कि आप अगर वो वास्तु स्तूप पे जाते हैं तो उसका जो इमारत का जो ऊंची जगह है ना, समझ लो ये जो वास्तु स्तूप है, यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे अगर खड़े होते हैं ना, तो खड़े होने से हमें पूरा मोहनजोदाड़ो का जो फील है उसे हम देख सकते हैं। इसलिए बोला कि अगर जो हमने अभी बोला जो अनूठी मिसाल है उसका हम क्या कर सकते, प्रमाण कर सकते हैं। फिर इमारतें भले खंडहरों में बदल चुकी हो मगर शहर की सड़कों और गलियां के विस्तार को स्पष्ट करने के लिए ये खंडहर काफी है। क्या बोला है कि जो मोहनजोदाड़ो का जो इमारत बना हुआ था या फिर सड़कें बना हुआ था या फिर जो मूर्तियां या फिर जो क्या बोलते हैं उसको, जो मंदिर बनाए गए थे, वो अभी
हो सकता है वो खंडर बन चुका है, क्योंकि वो सभ्यता बिखर गया है नदी के लिए। हम लोगों ने बोला था कि सिंधु घाटी का जो नदी का जो स्रोत है उससे स्रोत के अंदर चले गए थे मोहनजोदारो, और फिर और एक सभ्यता का निर्माण हुआ जिसको हम बोलते हैं हड़प्पा। हम लोग हड़प्पा के बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन बोला कि हाँ वो खंडर बन गया है, लेकिन वो खंडर भी काफ़ी है। अगर हम वहाँ के जांच के लिए जाए या फिर सड़कों को हम देखें, वहाँ का जो मौलिकता है वो उसे महसूस करने के लिए वो खंडर भी अभी भी अच्छा ही प्रमाण स्वरूप है। ठीक है, यहाँ की कमोबेश सारी सड़कों सीधी है या फिर अड़ी। क्या बोला है, या तो सीधी रास्ता है या फिर अड़ी। अड़ी यानी टेढ़ा, ठीक है, ऐसे ऐसे करके रास्ता है या नहीं तो सीधा रास्ता है, जिसको आज वास्तुकार उसे क्या बोलते हैं, ग्रिड प्लान। क्या कहते हैं इसको, हम शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये आ सकता है तो इसे हम अच्छे से देख सकते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, आज के जो वास्तुकार है, वास्तुकार हमने बोला था कि जो आर्किटेक्ट है, या आर्किटेक्ट पता है ना, जो पुराने जो इमारतें हैं या फिर पुराने जो चीजें हैं या फिर पुराने जो मोहल्ला है उसके बारे में जो गवेषक है, उसके बारे में जो पढ़ाई करते हैं उसको बोलते हैं आर्किटेक्ट या फिर क्या, वास्तुकार। उन्होंने बोला है ये क्या है, ग्रिड प्लान। इसको ग्रिड प्लान होता है या फिर ग्रिड प्लान बोल सकते हो इंग्लिश में अगर हम जाते हैं तो। आज की सेक्टर मार्को कॉलोनियों में हमें आधा सीधी नियोजन बहुत मिलता है, लेकिन वो रहन सहन को नीरस बनाता है। क्या बोला है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अभी का जो रहन सहन या फिर चलना ढलना वो भी इतना ज्यादा मतलब क्या है, नीरस बनता जा रहा है, रसहीन, क्योंकि वो मौलिक नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये हमेशा याद रखना कि अगर हमें किसी के सामने अपने आप को प्रदर्शित करना है या फिर अपने आप को हमेशा के लिए एक जगह देना है, तो ये याद रखना है कि हमें मौलिक होना है, अद्वितीय होना है, किसी के ऊपर तुलना या फिर किसी का कॉपीराइट बनके हमें कुछ नहीं करना है। अगर हम ये करते हैं तब हम क्या करेंगे, हम नीरस ही हो जाएंगे, क्योंकि हमें लगेगा ये तो मतलब सबको क्या लगेगा कि ये तो पुराना है, ये तो हम ऑलरेडी सुन चुके, इसमें तो नयापन कुछ भी नहीं है। जो मोहनजोदड़ो में था नयापन, जो मौलिकता था, वो अभी के यहाँ पे नहीं है, इसलिए वो क्या, वो उसको कहते हैं नीरस बनता जा रहा है। शहरों में नियोजन के नाम पर भी हमें अराजकता ज्यादा हाथ लगती है। क्या था, अभी अराजकता है, अराजकता मतलब जहाँ पे अभी भी लाइट्स नहीं गए, इलेक्ट्रिसिटी नहीं गए, शिक्षा नहीं गए, उसको बोलते हैं अराजकता। लेकिन अभी शहर में अराजकता क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो डुप्लीकेटी जो है ना, वो जो सिस्टम है वो ही चलता आ रहा है। इसमें कुछ नयापन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। गाना सुन लो, नहीं है, जो इमारतें बन रहा है वो देख लो, नहीं, पूरा सब डुप्लीकेट ही हो रहा है ना। इसलिए उसको कहा जाता है कि अभी भी अराजकता है, उसमें नयापन नहीं है, नई शिक्षा नहीं है। ब्रासिलिया या चंडीगढ़ और इस्लामाबाद ग्रिड शैली के शहर है जो आधुनिक नगर नियोजन के प्रतिमान ठहराए जाते हैं, लेकिन उनकी बसावट शहर के खुद विकसने का कितना अवकाश छोड़ते हैं, इस पर बहुत शंका प्रकट की जाती है। या फिर और एक इम्पॉर्टेंट बात है, जो ब्रासिलिया है या फिर चंडीगढ़ के जो इस्लामाबाद के जो ग्रेट शैली है, ये शैली यानी पैटर्न, हम लोगों ने बोला था कि जो स्टाइल है कि मैं ऐसे बैठती हूँ या फिर मैं ऐसे देखती हूँ, वो खुद का स्टाइल होता है। अगर तुम किसी का स्टाइल कॉपी करती हो तो ये तुम्हारा क्या नहीं होता, वो मौलिकता नहीं होता। इसलिए बोला कि ये जो शैली है वो आधुनिक नगर नियोजन के प्रतिमान ठहराए गए हैं। क्या बोले हैं कि आधुनिक नियोजन का तो प्रतिमा ठहराया है, बोला है कि ये आधुनिक सिस्टम से बनाया गया है, लेकिन उसमें बसावट के जो खुद विकसने का कितना अवकाश छोड़ती है, यानी ये कितना अपनापन लाती है, ये कितना अपना है। ये जो प्रश्न है वो हमें क्वेश्चन मार्क देके हमें देता है कि ये जो हम बनाते हैं शहरों में अभी जो है वो असल में मौलिक है भी कि नहीं, इसका संदेह रह ही जाता है। मोहनजोदाड़ो की साक्षर सभ्यता एक संस्कृत समाज की स्थापना थी, लेकिन उसमें नगर नियोजन और वास्तुकला की आखिर कितनी भूमिका है। और एक प्रश्न उन्होंने छोड़ दिया कि मोहनजोदाड़ो का जो साक्षर मतलब अपनापन, अपना खुद के बनाए हुए जो सभ्यता है वो संस्कृत समाज की स्थापना है, यानी उन्होंने खुद से यानी खुद
खुद के संस्कृति उन्होंने बनाया है, लेकिन अभी जो उसमें नियोजन हो रहा है, वास्तुकला का नियोजन हो रहा है या फिर नगर नियोजन हो रहा है, उसमें कितनी भूमिका है। ये जो अभी आधुनिक तौर से उसको जो गवेषणा हो रहा है या फिर उसका जो देख रेख हो रहा है, उसमें कितना संस्कृतपन है, उसका एक प्रश्न रह ही जाता है। स्तूप वाले चतुर्वेद के पीछे गढ़ और ठीक सामने उच्च वर्ग की बस्ती है। क्या बोला? वो जो स्तूप है, उस स्तूप के सामने एक पीछे एक गढ़ है और सामने एक उच्च वर्ग की बस्ती है जहाँ पे उच्च वर्ग रहते हैं। उसके पीछे 5 किलोमीटर दूर सिंधु बहती है और फिर उस जो सामने क्या है, एक उच्च बस्ती है और पीछे एक गढ़ है और उसके 5 किलोमीटर दूर क्या बहती है? सिंधु नद। पूरब की इस बस्ती से दक्षिण की तरफ नजर दौड़ाते हुए पूरा पीछे घूम जाए तो आपको मोहनजोदारो के खंडहर हर जगह दिखाई देंगे। क्या बोला? अगर हम पूर्व दिक के बस्ती में खड़े होके दक्षिण के ओर देखें या नजर घुमाए तो हम देखेंगे जो पूरा अभी जो खंडर है, वो खंडर भी अभी कहीं ना कहीं पर दिखाई जाता है, क्योंकि जब सिंधु बहने लगती है और वो मोहनजोदारो की सभ्यता है, वो जो इमारत है वो जो टूट जाता है, वो टूट के बिखर के बहुत जगह पे बिखर जाता है और पहुंच जाता है। अभी भी उसका जो उपादान है वहाँ पे हम पाए जाते हैं, अभी भी हम देख सकते हैं उसको। फिर बोले हैं कि दक्षिण में जो टूटे फूटे घरों का घमघट है वो कामगारों की बस्ती है। किसकी बस्ती? वहाँ पे कामगारों। ये पिक्चर देखो, ये इसके बारे में, जो खंडर बन चुका है इसके बारे में बोला गया है कि अभी इसका कामगारों का, अभी ये जो टूटे फूटे इमारत है उसमें भी मनुष्य अभी भी रहते हैं। और इसका कौन सी बस्ती है, इसका नाम क्या है? कामगारों। कहा जाता है इतर वर्ग, इतर मतलब छोटे जात वाले, ठीक है, इतर वर्ग रहते हैं, ये माना जाता है। संपन्न समाज में वर्ग भी होंगे। जो संपन्न यानी बहुत बड़े समाज है उसमें वर्ग वाले हैं, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, वहाँ पर भी थे। इसलिए बोला कि वहाँ पे जो खंडर में अभी भी रहते हैं वो इतर यानी छोटे वर्ग के थे। लेकिन क्या निम्न वर्ग यहाँ नहीं थे? कहते हैं निम्न वर्ग के घर इतनी मजबूत सामग्री के नहीं रहे होंगे कि 5000 साल टिक सके। हाँ देखो, ये जो मैंने बोला कि बर्ड सिस्टम जो है वो तब भी था, इसलिए उनका जो घर बनाया जाता था वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता था। इसलिए जब नदी बह गई और हमारी सभ्यता पूरा डूब गई तो उसका इमारत का जो चिन्ह है वो पानी के अंदर ही चला गया। उनकी बस्तियां और दूर रही होंगी, या फिर जो मेन जो सिटी है, मोहनजोदारो का जो मेन नगर सभ्यता है उससे बहुत दूर होगा निम्न वर्ग के जो लोग थे। ये भी है कि 100 साल में अब तक इस इलाकों के 1/3 हिस्से की खुदाई हो पाई है। तो अभी देखो क्या बोला, 100 साल में, अब तक से 100 साल में इलाके में 1/3 यानी 4 भाग अगर होता है तो उसमें 3 भाग का काम हुआ है। अभी भी बहुत सारे काम अभी भी बाकी है। अब वो भी बंद हो चुके हैं, लेकिन ये भी अभी बंद हो चुके हैं। जो खुदाई का काम चल रहा था वो भी बंद हो चुका है। हम पहले स्तूप के टीले में महाकुंड के बिहार की दिशा में उतरे। 2 तरफ एक लंबी गली दिखती है, इसके आगे महाकुंड है। महाकुंड देखने के लिए वो लोग बिहार की दिशा में गए, फिर 2 तरफ देखने से बहुत एक लंबी से एक गली जाता है, उसके आगे ही वो महाकुंड, जो हम इतने टाइम से बोल रहे हैं कि वहाँ पे एक महाकुंड था जहाँ पे पूजा पाठ वगैरह वगैरह होता था। पता नहीं शायद है या संयोग की धरोहर के प्रबंधकों ने उस गली का नाम देव मार्ग, जो मैंने अभी बोला कि वहाँ पे पूजा पर्वन होता था इस महाकुंड में, इसलिए ये संयोग है या फिर साजिश हुई पता नहीं, लेकिन प्रबंधकों ने उस गली का नाम दिया था देव मार्ग। क्या नाम दिया था एक बार देख लो, देव मार्ग। और फिर डिविनिटी स्ट्रीट जिसको बोलते हैं, स्ट्रीट का पता है, स्ट्रीट यानी रास्ता। माना जाता है कि इस सभ्यता में सामूहिक स्नान किसी अनुष्ठान का अंग होता है। हाँ ये इम्पोर्टेंट है, जो कि अभी भी है, अभी भी नहीं है ये नहीं बोल सकते, कि एक अनुष्ठान है जिसमें स्नान अच्छे से बहुत जोरों शोरों से होता था। ये अनुष्ठान का एक अंग है।
कुंड करीब 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा है। जो कुंड में जहाँ पे वो पूजा पर्वन होता था वो कितना है, वो लंबा है, करीब 40 फुट लंबा है और 25 फुट चौड़ा है, यानी ऐसे। यहाँ पे तो मैं पूरा दिखा नहीं पाऊंगी, फिर भी जस्ट फॉर एग्जाम्पल ये इतनी बड़ी थी और बहुत ऊंची, मतलब ये और भी ऊंचा था, यहाँ पे तो दिखाई नहीं जा सकता, ठीक है, ये बहुत ऊंचा था। तो वहाँ पे क्या होता था, गहराई और नीचे कितना था, 7 फुट तक, यानी ऊपर देखो, ऊपर बोला कि 40 फुट लंबा है, लंबा में 40 फुट और 25 फुट चौड़ा, यानी इस तरफ से 25 फुट, और फिर नीचे से बोला कि 7 फुट गहराई है, यानी समझ लो कितना है, कितना बड़ा कुंड है। गहराई, कुंड में उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियां उतरती है, ऑब्वियसली होगा ही, क्योंकि ये इतना बड़ा है तो यहाँ पे सीढ़ी होता है, इस तरफ से सीढ़ी होता है, इस तरफ से सीढ़ी होता है, इस तरफ से चारों ओर से सीढ़ी होता है यहाँ पे पहुंचने के लिए। ओके, और फिर क्या होता है, इसके 3 तरफ साधुओं के कक्ष बने हुए हैं, और जो 3 तरफ, इस तरफ यहाँ से तो उठते हैं, इस तरफ साधुओं के घर बने होते हैं। और फिर उत्तर में 2 पात में 8 स्नानाघर है, 2 पात में, यानी इस तरफ और इस तरफ कितना है, 8 स्नानाघर की, यहाँ पे 8 जो हमें अभी हम बोलते हैं, जो बाथरूम बोलते हैं उसको बोलते हैं स्नानाघर। हाँ, लेकिन और एक बात है, वो जो स्नानाघर है वो सिर्फ स्नान ही होता है, उसके अलावा और कुछ नहीं होता था। अभी जो बहुत सारे यहाँ पे तो अटैच करते हैं वो सब नहीं था पहले। इनमें किसी का द्वार दूसरे के सामने नहीं खुलता। हाँ, और जो ये स्नानाघर है और ये जो खोलने से हम किसी और के नहीं देखेंगे, ये पूरा ऐसे बंद रहता था कि खोलने से कोई किसी को नहीं देखेगा। सिद्ध वास्तुकला का ये भी एक नमूना है। सिद्ध यानी खुद से बनाया हुआ है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा सिद्ध है, और इसका एक नमूना भी ये वास्तुकला, मतलब ये जो उन्होंने अपने खुद से बनाया है, ये उन्होंने दिखाया कि कैसे मौलिकता है और उसमें कैसे कुंड बनाया जाता है। हम जल कुंड के बारे में पढ़ेंगे, जल कहाँ से आता है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम थोड़ा थोड़ा हम देखेंगे इसके बारे में। ज़्यादातर यहाँ पे दिखाया गया है एक्चुअली, और हड़प्पा के बारे में भी बोला है, लेकिन ज़्यादा नहीं। लेकिन हमें मोहनजोदारो ये बोला ना, क्योंकि मोहनजोदारो सभ्यता बहुत पुरानी है। ये थोड़ा देख लो, ये हड़प्पा सभ्यता का कुछ मटेरियल है, ये ऐसे, फिर ये सब हम पढ़ेंगे तब जानेंगे, और भी तो ये सब हम पढ़ेंगे। ये चैप्टर थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा लंबी भी है, क्योंकि ये हमारा पूर्वजों का हिस्ट्री है कि हमारे पूर्वज कैसे थे, हमारे सभ्यता सिंधु नदी के सामने शुरू हुआ था। ये पहली ऐसी नगर है जो बहुत ज़्यादा बड़ी थी, और अभी भी उसका इमारत का जो खंडांश है उससे हम वहाँ से बहुत कुछ जान सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही जानते हैं, अगले दिन हम और भी जानेंगे थोड़ा थोड़ा करके। पहले तो तुम अच्छे से एग्ज़ाम दे दो और फिर नेक्स्ट डे से हम लोग और भी कुछ जानेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अच्छे रहना।